हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 3। और इस वीडियो में स्थापत्य कला, प्रशासन, संस्कृति, साहित्य, सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट पढ़ाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था संगम वंश और सालुब वंश के बारे में, और पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था तुलुक वंश और अराबिडु वंश के बारे में। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि जो प्रारंभिक इतिहास है वो मैंने उन्हीं वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले जाइए उन वीडियोस को देखिए, और वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं विजयनगर की स्थापत्य कला एवं संस्कृति के बारे में। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रशासन की। विजयनगर का शासन वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित था और उसका मूल आधार निरंकुश राजतंत्र था। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे कोई राजा है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इस चीज को वंशानुगत कहा जाता है। तो ठीक है, यहां पे आपको ये समझना है। और निरंकुश राजतंत्र पे आधारित था विजयनगर साम्राज्य का जो मूल आधार है वो। कृष्णदेव राय अपने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो, तभी देश में लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे, और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धशाली होगा। तो ये कहां लिखा है? अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में लिखा है। और किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ है। विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन 3 परिषदों में बटा हुआ था। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विजयनगर का जो केंद्रीय प्रशासन था वो कितने परिषदों में बटा हुआ था। तो वहां पर 4, 6, 3 इस तरह का लिखा हुआ था। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं राज्य परिषद के बारे में। यह राजा की सलाहकार समिति होती थी और इसका सर्व प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना तथा राजा का राज्याभिषेक करना होता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युवराज के राज्य अभिषेक को पट्टाभिषेकम कहा जाता था। तो आपको ये यहां पर ध्यान रखना है कि राज्य परिषद जो होती थी उसका काम क्या होता था? राजा को सलाह देना और राज्य अभिषेक करना, ये काम होता था। नंबर 2 की बात करें तो मंत्री परिषद होती थी। इसका जो प्रमुख अधिकारी जो होता था वो प्रधानी और महाप्रधानी कहलाता था। लेकिन जब इसकी बैठक होती थी और उसका जो अध्यक्ष होता था उसे सभा नायक कहा जाता था। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान से समझना है। नंबर 3 सामान्य परिषद होती थी। इसका सर्व प्रमुख कार्य होता था राजा को परामर्श देना होता था, लेकिन इसकी जो परामर्श है या सलाह है उसको राजा मानेगा कि नहीं मानेगा ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहां पर इन 3 परिषदों के बारे में मैंने चर्चा की, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इनके जो कार्य हैं वो भी ध्यान रखना है। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो विजयनगर साम्राज्य का था वो मंडल, कोट्टम, बलनाडु, नाडु, मेलग्राम और यग्राम में बटा हुआ था। मंडल को कहीं कहीं मंडलम भी लिखा हुआ है। मंडलम का मतलब है राज्य, कोट्टम या बलनाडु इसका मतलब है जिला, नाडु का मतलब है यहां पे तहसील, मेलग्राम का मतलब है कि 25 गांवों का समूह है। ग्राम या और एक ही बात होती है, गांव को कहा जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पर नाडु को कुछ इतिहासकारों ने जिला लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने तहसील लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है, क्योंकि बाद में आप कोई किताब में पढ़ोगे फिर आप नीचे कमेंट करोगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। पहले राज्य, फिर जिला, फिर तहसील, फिर 25 ग्रामों का समूह जिसे मिलग्राम कहा जाता था, और सबसे लास्ट में होता था ग्राम। ग्राम को कहीं कहीं उर भी लिखा हुआ है। उर या ग्राम
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस चीज को आपको समझना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, उर या ग्राम थी। स्थानीय प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो सभा और नाडु विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। ब्रह्मादेव ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो ये आपको यहां पर समझना है कि जो ब्रह्मादेव जो गांव होते थे और उनमें जो सभाएं होती थी, उन सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य जातियों वाले गांवों की सभाओं को उर कहा जाता था। नाडु यानी कि तहसील ग्रामों की एक बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी और उसकी बैठक तहसील स्तर पर की जाती थी। आयंगर व्यवस्था, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से यहां पर समझना है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह बनाया जाता था और उसी समूह को आयंगर कहा जाता था। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आयंगर व्यवस्था के बारे में वैसे भी बहुत सारे बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वैसी जो हमारी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें भी इसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो प्रत्येक गांव में क्या होता था कि 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह बनाया जाता था और उसी समूह को क्या कहा जाता था, आयंगर कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था के अनुसार सेंतेओबा, बंगाल निरीक्षक, नृत्यकर, महानायकाचार्य आदि प्रमुख अधिकारी माने जाते थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि सेंतेओबा, बंगाल निरीक्षक और नृत्यकर और महानायकाचार्य इनको प्रमुख अधिकारी माना जाता था। वैसे तो 12 होते थे, लेकिन 12 में से इनको सबसे प्रमुख माना जाता था। सैन्य प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो विजयनगर जो राज्य में एक विशाल सेना थी और सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। प्रमुख दंडनायक अथवा सेनापति सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, सेना और स्थानीय पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था, जिसके लिए गरीब मजदूरों की लड़कियों को बलपूर्वक वेश्यालयों में भेजा जाता था। देखिए, ये कितनी बात सच है इसके बारे में ना तो मैं पुष्टि कर सकता हूं ना आप लोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो किसने दी है, ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने दी है। अब्दुल रज्जाक ने ऐसा लिखा है कि जो सेना का जो वेतन होता है, जो पुलिस का जो वेतन होता है, वो कहां से दिया जाता है, वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता है। और वेश्यालयों में जो गरीब और मजदूर जो वर्ग होता था, उनकी लड़कियों को बलपूर्वक उनमें भेजा जाता था। ये जानकारी किसने दी है, अब्दुल रज्जाक ने अपने लेखों में दी है। न्याय व्यवस्था, अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और न्याय हिंदू ग्रंथों के अनुसार किया जाता था तथा ब्राह्मण सभी दंडों से मुक्त थे। राजस्व प्रशासन, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शिष्ट किसको कहा जाता था, भूमि कर को कहा जाता था। और लगान वसूली विभाग को 8वन कहा जाता था तथा लगान वसूली दर 1/3 से 1/6 के मध्य में वसूल किया जाता था। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1/3 से 1/6 के मध्य में वसूल किया जाता था और वसूली विभाग को क्या कहा जाता था, 8वन कहा जाता था। देखिए, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने उसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक है। विजयनगर साम्राज्य में चावल मुख्य कृषि उपज थी और विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि पर आधारित था। काली मिर्च और अदरक का विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता था तथा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट था। कालीकट आधुनिक केरल में है, जिसका नाम है कोझिकोड। अब बात करते हैं भूमि विभाजन के बारे में। नंबर 1, भंडारवाद, यह भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी। नंबर 2, ब्रह्मादेय, यह भूमि ब्राह्मणों को धार्मिक दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। नंबर 3,
अमरम, यह भूमि सैनिकों को वेतन स्वरूप दी जाती थी। नंबर 4 कुटिग्गी, यह पट्टे पर दी गई भूमि होती थी। अब बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था तथा चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो सोने के छोटे छोटे सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था, प्रताप या फणम कहा जाता था, और जो चांदी के छोटे छोटे सिक्के होते थे उन्हें तार कहा जाता था। हरिहर के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुण, तुलुप वंश के सिक्कों पर वैल, गरुण, लक्ष्मी नारायण और अराबीडू वंश के सिक्कों पर वैष्णव अनुयायियों की आकृतियां अंकित थीं। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को खरीदा और बेचा जाता था, यानी कि क्रय और विक्रय किया जाता था और उसको बेसबग कहा जाता था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बेसबग कहा जाता था। अब बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी और 1354 का एक अभिलेख पाया गया है और उस अभिलेख के अनुसार बाल विवाह और सती प्रथा का खूब प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। विधवा स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और मंदिरों में देव पूजा के नाम पर 12 से 16 वर्ष की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था, जिसका उल्लेख बारबोसा, नूनिज और सीजर फेडरिक ने अपने लेखों में आंखों देखा वर्णन किया है। देखिए देवदासी के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, हालांकि ये प्रथा तो अभी भी दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो उसमें मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अगर धर्म की बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा धर्म प्रचलित था, तो विजयनगर के जो शासक थे वो शैव धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर का प्रमुख त्योहार था वो महानवमी का त्योहार था। तो इसको आपको यहाँ पे ये चीज समझना है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के साहित्य पर। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथों महानाटक, सुधानीति और ब्रह्मा सूत्र पर एक टीका की रचना की थी। हालांकि इसकी चर्चा मैं अपने पार्ट 1 में कर चुका हूं। सालो वंश के शासक कृष्णदेव राय ने जाम्बती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना संस्कृत में की थी। कृष्णदेव राय ने ही तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी और कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल माना जाता है। हालांकि इन सभी चीजों की चर्चा मैं अपने पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं दोबारा से कर रहा हूं। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला एवं संस्कृति के बारे में। स्थापत्य कला के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर और कांचीपुरम में वरदराज मंदिर तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम वास्तुकला शैली को मधुरा शैली कहा जाता है। देखिए अंतिम वास्तुकला शैली को क्या कहा जाता है? मधुरा शैली कहा जाता है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि इसको एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था। और कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, चिदंबरम मंदिर का निर्माण और कांचीपुरम में वरदराज मंदिर का निर्माण तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्रकला। विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चित्रकला को लिपाक्षी के नाम से जाना जाता है और नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी, उसे यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं संगीत ग्रंथ पर। तो देखिए वीणा
विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि वीणा क्या था, सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। रामराय के संरक्षण में राम अमात्य ने स्वर मेल कलानिधि नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। कृष्णदेव राय के दरबारी संगीत कवि लक्ष्मी नारायण थे, जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, वीणा को स्वर मेल कलानिधि, संगीत सार, संगीत सूर्योदय, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रश्न बनते हैं विजयनगर साम्राज्य से तो कला एवं संस्कृति से ही बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने विजयनगर साम्राज्य की कला एवं संस्कृति के बारे में आपको पढ़ाया। पार्ट 1 में संगम वंश और सालू वंश के बारे में पढ़ाया था। पार्ट 2 में तुलुप वंश और अराबीडु वंश के बारे में पढ़ाया था। तो विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।